हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। और दिलचस्प इसलिए क्योंकि आज हम जिस जिले का डीप डाइव करने वाले हैं वहाँ प्राचीन इतिहास और आधुनिकता का एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अनोखा विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, मतलब एक तरफ आप देखिए तो 88,000 ऋषियों की प्राचीन तपोभूमि है जहाँ वैदिक ज्ञान की नींव रखी गई। जी। और ठीक उसी जिले के भौगोलिक सीमाओं के भीतर 1926 में स्थापित एशिया का सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक नेत्र अस्पताल भी मौजूद है ना कमाल की बात। वाकई। और छात्रों को मैं ये बता दूं कि आज हम इसी जिले यानी सीतापुर का प्रीमियम डोसियर डिकोड करेंगे। बिल्कुल। यूपीपीएससी, आरओएआरओ और यूपीएसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे दोस्तों के लिए आज की ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी आज की ये पूरी क्लास शिवांश मिश्रा सर द्वारा तैयार किए गए बेहद सटीक और संपूर्ण रिसर्च नोट्स पर आधारित है। तो हम तथ्यों के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। सही कहा। तो हमारा मिशन यही है कि हम सीतापुर जिले के हर एक महत्वपूर्ण पहलू को बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझें। मतलब हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में समझाया है, हम उन तथ्यों के पीछे के भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों का भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जिले को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है, यानी उसका नाम और उसकी जमीन। सीतापुर का नामकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माता सीता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने माता सीता की पावन स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। अच्छा, लेकिन इसका प्राचीन नाम तो कुछ और ही था, है ना? जी हाँ, इसका प्राचीन नाम नैमिषारण्य रहा है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि त्रेतायुगीन आस्था और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का प्रतीक है। अरे वाह! मतलब जिसे हम आज महज एक प्रशासनिक जिला मानते हैं, वो कभी इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। और शिवांश मिश्रा सर ने इस बात को विशेष रूप से हाईलाइट किया है कि महर्षि व्यास द्वारा वेद, पुराण और महाभारत के उल्लेख का जो महान रचना स्थल है, वो यही नैमिषारण्य है। परीक्षाओं में अक्सर इन सांस्कृतिक धरोहरों पर सवाल बनते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान और साहित्य सृजन की जो परंपरा यहाँ स्थापित हुई, वो इस क्षेत्र के शांत और प्राकृतिक वातावरण का ही सीधा परिणाम थी। और अगर इसी प्राकृतिक वातावरण और भूगोल की बात करें, तो सीतापुर लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,743 वर्ग किलोमीटर है। जी। अगर आप यूपी के नक्शे में देखें, तो सीतापुर की स्थिति एक प्राकृतिक किले जैसी लगती है। मतलब ये चारों तरफ से अलग-अलग जिलों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। इसके उत्तर में लखीमपुर खीरी है, दक्षिण में लखनऊ और बाराबंकी है। हाँ, और पूर्व में बहराइच तथा पश्चिम में हरदोई जिला है। और ये जो घेराबंदी है, ये इसे व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। लेकिन इस किले की जो असली जीवन रेखा है, वो यहाँ का जलतंत्र है। नदियाँ। हाँ, ये जिला मुख्य रूप से गोमती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन शारदा और घाघरा नदियां भी इसके इकोसिस्टम का बेहद अहम हिस्सा हैं। और झीलों का भी तो जिक्र आता है नोट्स में। बिल्कुल। अजपुरपुर और सिधौलिया जैसी झीलें भी यहाँ मौजूद हैं। और इन नदियों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव यहाँ की मिट्टी पर पड़ता है। मतलब जो गाद और अवसाद ये नदियाँ लाती हैं। सटीक। हजारों सालों से नदियों के इस प्रवाह ने यहाँ भूड़, दोमट और मटियार मिट्टी का निर्माण किया है, जो कि कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। तो यहाँ एक सीधा कार्य कारण संबंध या कह लें कि कॉजल कनेक्शन दिखता है। उपजाऊ जमीन होगी तो जाहिर है वो एक बड़ी आबादी को आकर्षित करेगी। क्या इसी उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ इतनी बड़ी आबादी बसी है? शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल यही पॉइंट रखा है। जनसांख्यिकी को देखें तो वर्तमान में सीतापुर की कुल जनसंख्या लगभग 44.83 लाख है, जो कि पूरे राज्य की जनसंख्या का 2.24%। हाँ, और जनघनत्व 781 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात भी 888 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। लेकिन सर के नोट्स में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़ा चौंकाते हैं, विशेषकर साक्षरता को लेकर। जी, और यही परीक्षाओं के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। सीतापुर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 23% है। बाप रे, 23%! ये तो बहुत तेज है। बहुत तेज है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुल साक्षरता दर है, वो मात्र 61% पर अटकी हुई है। और इसमें भी अगर हम लैंगिक विभाजन देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर 70% है, जबकि महिलाओं की महज 50%। बिल्कुल। शिवांश मिश्रा सर के डेटा का हवाला देते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये 50% महिला साक्षरता एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। मतलब जब आबादी 23% की दर से बढ़ रही हो और आधी आबादी यानी महिलाएं शिक्षा में इतनी पीछे हों, तो ये भविष्य के लिए एक संकट बन सकता है। बिल्कुल, खासकर तब जब जिले की 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो।
शहरी जनसंख्या तो सिर्फ 11.84% है। 88% ग्रामीण आबादी। जब मैं इस आंकड़े को प्रशासन के नजरिए से देखती हूँ तो मुझे हैरानी होती है। वो कैसे? देखिए, सीतापुर में 1 लोकसभा सीट और 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। पूरे जिले को 7 तहसीलों में बांटा गया है। सीतापुर, मिश्रिख, महोली, महमूदाबाद, बिस्वां, सिधौली और लहरपुर। जी। इसके अलावा 6 नगर पालिका परिषदें और 5 नगर पंचायतें भी हैं। लेकिन जो आंकड़ा सबसे बड़ा है वो है 1058 ग्राम पंचायतों का। हाँ, 19 विकास खंडों के अंतर्गत। तो मेरा सवाल यह है कि जब 1058 ग्राम पंचायतों में इतनी बड़ी आबादी बसती है तो क्या ये प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव नहीं बनाता? बहुत बड़ा दबाव बनाता है। इतने बिखरे हुए ग्रामीण ढांचे में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना वाकई मुश्किल है, और इसका एकमात्र समाधान एक मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था है। तो 88% ग्रामीण आबादी का भरण पोषण कैसे होता है? चलिए जिले के आर्थिक इंजन पर बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले उपजाऊ दोमट वन और मटियार मिट्टी की बात की, यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, उड़द, गन्ना और सरसों हैं। और सिंचाई के लिए मुख्य रूप से शारदा नहर और नलकूपों पर निर्भरता है। जी, लेकिन केवल पारंपरिक कृषि से 45 लाख लोगों का विकास संभव नहीं है। यहाँ उद्योगों की भूमिका आती है। तो अगर हम उद्योगों की बात करें तो सीतापुर की अर्थव्यवस्था एक संपूर्ण थाली की तरह लगती है मुझे। संपूर्ण थाली? वो कैसे? मतलब जहां गन्ना और गेहूं मुख्य भोजन की तरह है, लेकिन सीतापुरी मूंगफली वो खास GI टैग वाली डिश है जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान देती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है आपकी। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ODOP और GI टैग सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं जिन्हें शिवांश मिश्रा सर ने खास तौर पर हाईलाइट किया है। हाँ, सीतापुरी मूंगफली को GI टैग मिला है। और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या है? ODOP के तहत यहाँ की हस्त निर्मित दरी यानी हैंडमेड कारपेट्स को चुना गया है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ उद्योग हैं क्या? जी, प्लाईवुड का काम होता है, सूती और ऊनी चटाई बनाई जाती है, जरी जरदोजी का काम है, और गन्ने की पैदावार की वजह से चीनी मिलें भी हैं। चावल मिले भी तो हैं? बिल्कुल, लेकिन भारी उद्योगों का यहाँ अभी भी अभाव है। अर्थव्यवस्था तो वर्तमान चलाती है, लेकिन किसी भी जिले का असली गौरव उसकी सांस्कृतिक धरोहर और वहां जन्म लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नैमिषारण्य और व्यासपीठ पर तो हमने बात की, जहां परिक्रमा मेला भी लगता है, लेकिन इसके अलावा ललिता देवी मंदिर भी है जो एक प्रमुख सिद्धि पीठ है। अब महर्षि दधीची की तपोभूमि दधीची कुंड भी तो यही है। हाँ, जहां उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। ऐतिहासिक इमारतों में यहाँ राजा टोडरमल का किला बहुत मशहूर है। जी, जो मुगलकालीन स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में इस ऐतिहासिक वास्तुकला और 1926 में बने सीतापुर नेत्र अस्पताल के अनूठे संगम को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मतलब एक तरफ राजा टोडरमल का किला और दूसरी तरफ एशिया का सबसे प्रसिद्ध नेत्र अस्पताल। हाँ, ये प्राचीन और आधुनिक का संगम ही तो है, और ये संगम यहाँ के महापुरुषों में भी दिखता है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सीतापुर केवल एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, लेकिन यहाँ से जो व्यक्तित्व निकले हैं वो इस धारणा को चुनौती देते हैं। जैसे कि राजा टोडरमल खुद। हाँ, जिनका जन्म लहरपुर में हुआ था। वो अकबर के नवरत्नों में थे और भूमि व्यवस्था के इतने बड़े सुधारक थे। और आधुनिक महानायकों की बात करें तो कारगिल युद्ध के हीरो, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे का संबंध भी इसी जिले से है। वाकई ये जमीन हर युग में नेतृत्वकर्ता पैदा करती आई है। साहित्य और राजनीति में भी इनका योगदान रहा है ना? बिल्कुल। समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव यहीं से थे, और भक्तिकालीन कवि नरोत्तम दास जिन्होंने सुदामाचरित लिखी, उनका संबंध भी सीतापुर से ही है। इतना गौरवशाली इतिहास है, इतनी उपजाऊ जमीन है, फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? सीतापुर को आकांक्षी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में क्यों रखा गया है? मतलब इतनी खूबियों के बावजूद विकास के पैमानों पर ये पीछे क्यों है? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और शिवांश मिश्रा सर ने इसका बहुत ही सधा हुआ जवाब अपने दस्तावेजों में दिया है। अच्छा, क्या कारण बताए सर ने? मुख्य रूप से 3 चुनौतियां हैं। पहली, जो हमने पहले डिस्कस की, शिक्षा। 50% महिला साक्षरता और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर विकास को धीमा कर देती है। हाँ, ये तो एक बड़ा कारण है। और दूसरी चुनौती? दूसरी है भौगोलिक समस्या। जिन नदियों ने उपजाऊ मिट्टी दी है, वही नदियां हर साल बाढ़ और भारी नदी कटाव लाती हैं। रिवर इरोजन। इससे तो काफी कृषि भूमि नष्ट होती होगी। बहुत ज्यादा। और तीसरी चुनौती आर्थिक है। 88% ग्रामीण आबादी का सिर्फ कृषि पर निर्भर होना और बड़े उद्योगों का ना होना। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए अवसर क्या है? क्या नैमिषारण्य पर्यटन सर्किट का विकास एक मास्टर की साबित हो सकता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं।
मतलब अगर पर्यटन सर्किट विकसित होता है तो इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो ओडीओपी की दरी या जीआई टैग वाली मूंगफली है उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। बिल्कुल। शिवांश मिश्रा सर ने भी यही समझाया है कि पर्यटन और इन स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के जरिए ग्रामीण रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना जरूरी है। हाँ, इसलिए NH24 का विस्तार एक बड़ा रणनीतिक अवसर है और स्मार्ट ग्राम मिशन के तहत जो तकनीकी ढांचा खड़ा किया जा रहा है वो भी इन अवसरों को हकीकत में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी क्लास का एक त्वरित सारांश दें तो हमने 88,000 ऋषियों की इस भूमि से लेकर राजा टोडरमल के राजस्व मॉडल तक का सफर तय किया। जी। हमने देखा कि कैसे गोमती और घाघरा का जल तंत्र जीवन भी देता है और बाढ़ के रूप में चुनौती भी, और कैसे आज का सीतापुर स्मार्ट ग्राम मिशन और ओडीओपी के जरिए एक आकांक्षी जिले से एक विकसित जिले की ओर बढ़ रहा है। छात्रों को परीक्षा के लिए ये 23% वृद्धि दर, 50% महिला साक्षरता और हस्त निर्मित दरी व मूंगफली के फैक्ट्स अच्छे से याद रखने चाहिए। क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए छात्रों, अगर सीतापुर अपनी बाढ़ और नदी कटाव की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती को जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट तकनीक से पूरी तरह पार कर ले, जो कि संभव है आज के समय में। सर्किट और उपजाऊ जमीन के दम पर ये उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ आर्थिक और सांस्कृतिक पावर हाउस नहीं बन जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।